बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको शरीफ खानदान जजेस और जर्नैलों के रोमांस के बारे में बताता हूँ। कितने उनको लाड दिए गए हैं। एक ऐसा लाड जो अभी रिसेंट पास्ट में हुआ था और मैं भी भूल गया था, आज आपको वो बताता हूँ क्या था। किस तरह आइन कानून की धज्जियां ये जज और जर्नैल शरीफ खानदान के लिए उड़ाते हैं। इसके बाद आपको बताता हूँ और बिल्कुल क्लियर कर दूं, कल से एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चल रही है कि इमरान खान शायद फिर जर्नैलों के साथ कोई डील करना चाहते हैं। मैं आपके सामने आज उसकी भी तफसील रखता हूं और आपको बिल्कुल वाजे हो जाएगा इस वीडियो के एंड में कि इमरान खान क्या करने जा रहे हैं इस मुल्क में और जर्नैलों के साथ किसी डील की गुंजाइश है या नहीं है। इंतहाई अहम है कि ये जो रॉट है 75 सालों से जो इस मुल्क को एक दीमक लगी हुई है, इसका इलाज किया जाए। इलाज कैसे होगा नाज़रीन? कुछ कव्वे मार के लटकाने पड़ेंगे। मैं क्यों समझता हूं कि भाजपा से पहले एक और जर्नैल का कोर्ट मार्शल होना चाहिए और वो कौन है मैं आपको बताता हूं इस वीडियो के एंड में। पहले हम देखते हैं जो लाड प्यार था और उस पर एक अच्छा थ्रेड, शॉर्ट सा थ्रेड लिखा है जुनैद ने, मैं आपको उससे दिखाता हूं और फिर आपको मैं मजीद मेहरबानियों के बारे में बताऊंगा। बात शुरू यहां से करेंगे, खत्म आके मैं करूंगा। तो ये जरा हम पढ़ते हैं। ये इमरान खान को अदालती लाडला कह रहे हैं। ये सिर्फ 3-4 जजेस को टारगेट कर रहे हैं जो शरीफ खानदान को उस तरह से डील करने के लिए तैयार नहीं है जैसे जस्टिस कयूम जैसे जजेस करते थे, या जैसे इफ्तिखार चौधरी ने किया, या जैसे उसकी बाकियात करती हैं। तो मैं आपको जरा एक वाकया बताता हूं, आप हैरान हो जाएंगे। आप लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर है, लोग याद नहीं रखते। इनको याद होगा वो समझ जाएंगे। 2008 का याद रखें इलेक्शन। 2008 में नून लीग और पीपल्स पार्टी पंजाब में इनकी मखलूत हुकूमत बनती है। दोस्त मोहम्मद खोसा वज़ीर आला पंजाब बनते हैं। शहबाज शरीफ तब तक रुकन पंजाब असम्बली नहीं थे क्योंकि उनकी नाअहली हुई थी। चंद माह बाद शहबाज शरीफ इन मुकदमात से छुटकारा पाते हैं। क्या जादू है। उसके बाद रुकन असम्बली बनने के लिए वो अहल हो जाते हैं, जिसके बाद 2 सीटों PP 48 और PP 10 से जिमनी इलेक्शन के लिए अप्लाई किया जाता है। 2 जून 2008 को PP 48 बक्कर से शहबाज शरीफ बिला मुकाबला सीट जीत जाते हैं। पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद और डंडे की बदौलत, यानी उनके मुकाबले में आजाद उम्मीदवार भी कोई खड़ा नहीं होता, इस कदर सपोर्ट थी इनको डंडे की। जैसे वो इस सीट से वज़ीर आला बनते हैं तो ये लिखा आता है, ये खबर देखें उस वक्त की, ये है जी 3 जून 2008 की, शहबाज इलेक्टेड अनअपोज फ्रॉम भक्कर। इसके बाद 18 जून को रावलपिंडी PP 10 से फिर बिला मुकाबला मुंतखब हो जाते हैं। अब सूरत हाल यूं थी कि आइन के आर्टिकल 223(4) के तहत PP 10 से जीतने के बाद शहबाज शरीफ की PP 48 की नशिस्त खुद बखुद खाली हो गई और PP 48 खाली होने से शहबाज शरीफ की वजारत आला भी खत्म हो गई। समझ आ गई आपको? आप एक जगह से जीतते हैं, आप वज़ीर आला बन जाते हैं। जब आप एक और जगह से जीतते हैं और अगर आपकी ऑटोमेटिक वो सीट खत्म हो गई तो आपकी वजारत आला भी खत्म हो गई, क्योंकि आप मेंबर पंजाब असम्बली नहीं रहे उस सीट पर जिस पर आप वज़ीर आला बने हैं। ये जरा देखें, ये जब खबर आती है कि शहबाज शरीफ डिक्लेयर्ड विनर इन PP 10, तो अगर आप एक ही दिन मुख्तलिफ सीटों पर इलेक्ट हो जाएं तो आप खुद चूज कर सकते हैं कोई एक सीट। जैसे इमरान खान भी 5-6 सीटों से जीते तो उन्होंने मियां वाली की रख ली थी। लेकिन अगर आप मुख्तलिफ औकात में इलेक्शन लड़ते हैं तो जो आप अगला इलेक्शन लड़ते हैं पिछली सीट खाली हो जाती है खुद ब खुद। ये आपका आइन कहता है। इसके बाद लाडले को अकोमोडेट कैसे किया जाता है, अब जरा आप ये देखें कहानी। इस वक्त आइन के तहत 2 बार से ज्यादा वज़ीर आज़म या वज़ीर आला भी नहीं बना जा सकता था। शहबाज शरीफ 90 की दहाई में भी वज़ीर आला रह चुके थे। उसके बाद जब PP 48 से ये जीते तो वज़ीर आला बन गए, बेशक कुछ दिनों के लिए बने। जब वो सीट खत्म हो गई और PP 10 का नतीजा आ गया तो शहबाज शरीफ की वजारत आला खत्म हो गई। आइन के मुताबिक टेक्निकली वो 2 बार वज़ीर आला बन चुके थे अब, और अगर दोबारा वो हल्फ उठाते तो वो तीसरी बार वज़ीर आला बनना होता। इसका क्या रिजल्ट निकाला गया जरा मैं आपको बताता हूं। PP 10 रिजल्ट इन शहबाज केस स्टेड। फुल बेंच था लाहौर हाई कोर्ट का। लाहौर हाई कोर्ट का, जब हम किसी वजह से उस टाइम कहते थे ना, क्योंकि हर चीज कंपनी संभालती थी इनके लिए और इनका भी अपना असर रसूख था, तो जो PP 10 की सीट थी जो शहबाज शरीफ बिला मुकाबला जीते थे वहां स्टे दे दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, ये स्टे अगले 2 साल चलता रहा, ता वक्त के 18वीं तरमीम के जरिए तीसरी बार वज़ीर आला बनने की पाबंदी खत्म ना हुई। और गालिब इम्कान है कि पटिशन्स को डराया धमकाया गया होगा कि पटिशन की पैरवी छोड़ दो, क्योंकि आर्टिकल 223(4) पर अमल दरामद होता
تو شہباز شریف کو دوبارہ وزیر اعلیٰ کا الیکشن لڑنا پڑتا۔ جب ایک فری لانس جرنلسٹ نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی، شاید اورکزئی نے، جس میں یہ چیلنج کیا گیا کہ نواز شریف یا شہباز شریف ایلیجیبل نہیں ہے الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے لیے، تو یہ پٹیشن بھی ڈسمس کر دی گئی، اور ظاہر ہے کہ دباؤ ڈالا گیا ہوگا، ڈرایا دھمکایا گیا ہوگا، اور سارا کچھ کرنے کے بعد اس کو پیچھے ہٹنے میں مجبور کیا گیا ہوگا، کیونکہ جب یہ پٹیشن ڈسمس ہوئی تو جو ریزن دیا گیا وہ یہ تھا کہ نان پروسیکیوشن، ٹھیک ہے جی، یعنی بندہ خود پیچھے ہٹ گیا ہوگا، خود اپیئر ہی نہیں کیا عدالت میں، اسے بھی ڈرا دھمکا کے ہٹا دیا کہ کدھر آ گئے ہو بادشاہ سلامت کے خلاف بات کرنے کے لیے۔ جب شہباز شریف کو دوبارہ الیکشن لڑنا پڑتا تو اس کی صورت میں پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کا اتحاد صورتحال بدل سکتا تھا، کیونکہ 2008 کی اسمبلی میں نون لیگ کے پاس محض 148 ممبران کی اکثریت تھی، جبکہ حکومت بنانے کے لیے 186 ممبران چاہیے ہوتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے پھر کمپنی ایکٹیو ہوئی اور کاف لیگ کا یونیفیکیشن گروپ بنایا گیا، لیکن تعداد مارجنل تھی۔ شریف خاندان کے فائدے کے لیے نظریہ ضرورت اور آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا شریف ججوں کا شیوا ہے، اور کمپنی اس میں ان کا پورا ساتھ دیتی ہیں۔ ایسی لاتعداد کہانیاں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں، جن کی میں آپ کو بھی کچھ اور مثالیں دوں گا۔ جس طرح اسپیشل 18ویں ترمیم میں یہ ڈالا گیا کہ تیسری بار وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں، آصف زرداری کو اس ترمیم کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو ایک بار بھی وزیر اعظم نہیں بنا تھا۔ بلاول کو ضرورت نہیں تھی، فضل الرحمان کو ضرورت نہیں تھی، ANP کو ضرورت نہیں تھی، MQM کو ضرورت نہیں تھی۔ صرف شریفوں کو نوازنے کے لیے پوری آئینی ترمیم کی گئی کہ یہ دونوں لاڈلے بھائی وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بن سکیں۔ ان کو نوازنے کے لیے کمپنی نے اپنی پارٹی میں سے توڑ کے، کاف لیگ کمپنی کی پارٹی تھی، توڑ کے بندے شریفوں کے ساتھ دیے تاکہ ان کا وزیر اعلیٰ بنے۔ یہ ہے مہربانیاں ان کی۔ کمزور کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کو پہلے یوسف رضا گیلانی کو نائل کیا گیا عدلیہ کی طرف سے، وہ جو بھی تھا معاملہ، ابھی اس کو چھوڑیں، کون گیا تھا عدالت۔ پھر پیپلز پارٹی کو غدار ثابت کرنے کے لیے حسین حقانی کا جو میمو گیٹ تھا اس کا معاملہ اٹھایا، وہ بھی ججز نے اٹھایا، کمپنی اور ججز نے مل کے کیا۔ اگر حسین حقانی واقعی غدار تھا تو بھاجپا اس کے ذریعے اب کیوں کر رہا تھا؟ کیوں لابنگ کی امریکہ میں؟ کیوں اس کو ہائر کیا؟ کیوں پیسے دیے اس کو؟ غدار ہوتا اور کمپنی کو غدار لگتا تو یہ کبھی ہائر نہ کرتا۔ کھیل کچھ اور تھا، شریفوں کے لیے میدان صاف کرنا تھا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی ایسی مٹی پلید ہوئی کہ وہ پنجاب سے ختم ہو گئی اور نواز شریف کو آرام سے سادہ اکثریت مل گئی۔ اس میں 35 پنکچروں کا بھی کردار ہے، ورنہ عمران خان 60-70 سیٹیں جیت جاتے تو ایک تگڑی اپوزیشن ہوتی، ان کے لیے اگلے کارنامے کرنا آسان نہ ہوتا، تو عمران خان کو بھی روکا گیا تھا، شریفوں کے لیے سارا کچھ کیا گیا۔ پھر ڈان لیکس ہوتا ہے، وہاں پہ شریفوں کو خود آگے بڑھ کے نہ صرف معاف کیا جاتا ہے، یہ سنگین غداری تھی، سہولت کاری کی جاتی ہے ان کو بچایا جاتا ہے ہر کسی مشکل سے۔ یہ بات آن ریکارڈ موجود ہے کہ جب ارشد شریف شریفوں کے خلاف پاناما کیس میں جو شواہد آ رہے تھے وہ شیئر کر رہے تھے اپنے پروگراموں میں، اس ٹائم کے DGC جنرل فیض حمید ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کہا کرتے تھے کہ نہ کرو، پاناما کے معاملے میں تم خبریں نہ کرو۔ جس فیض حمید کو آج یہ برا سمجھتے ہیں، وہ صحافیوں کو پاناما کیس پہ خبریں کرنے سے روکتا تھا۔ یہ کہانیاں ڈالتے ہیں سارے۔ اینیوے، بار بار شریفوں کی مدد کی گئی، یہاں تک کہ نواز شریف کو جیل سے نکال کے لندن بھیجا گیا۔ مریم کو صرف بیٹی ایک عورت ہونے کی وجہ سے ضمانت دے دی گئی۔ کتنی عورتیں ہیں جو جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں۔ شہباز شریف کا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، جس دن فرد جرم لگنی تھی اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ 80 کی دہائی سے ان کا آپس کا رومانس ایسا شروع ہوا ہے، اور آپ تب سے دیکھ لیں جب سے کمپنی اور شریفوں کا رومانس شروع ہوا ہے، پاکستان نیچے ہی جا رہا ہے۔ جب تک یہ رومانس چلتا رہے گا پاکستان نیچے جاتا رہے گا۔ ناپاک رشتے کو توڑنا پاکستان کی بقا کا مسئلہ بن گیا ہے، اور یہ ناپاک رشتہ کمپنی کا اب آصف زرداری سے بھی بہت گہرا ہو گیا ہے۔ اس کو بھی توڑنا پاکستان کی بقا کا مسئلہ بن گیا ہے۔ اس کو فی الحال یہیں روکتے ہیں، آپ کو کچھ کہانی بتا دی ہے۔ اب آتے ہیں کہ عمران خان کیا جرنیلوں سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں یا کریں گے؟ اس کے لیے آپ کو عمران خان کی سوچ سمجھنی پڑے گی۔ میں آپ کو 2 کلپ سناؤں گا، ایک انگریزی میں جس کے اردو سب ٹائٹل آپ کو نظر آئیں گے، وہ 100% ٹھیک تو نہیں ہے لیکن مور اور لیس آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، اور پھر میں آپ کو ان کے ریسنٹ کسی ایک جلسے سے، ان پہ حملہ ہونے سے پہلے ایک جلسے میں انہوں نے 30-40 سیکنڈ میں بتا دیا تھا کہ وہ اداروں کو کہاں پہ رکھیں گے اور حکومت کہاں پہ ہوگی، وہ بھی آپ کو سننا ہوگا تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے بات کہ عمران خان جرنیلوں کے معاملے میں اول تو سوچتے کیا ہیں، اور ڈیل ہوگی یا نہیں ہوگی، اور عمران خان کیسا پاکستان چاہتے ہیں۔ تو یہ ذرا سنیں۔ It's not the fault of generals.
It's the institution which they come out of. They just don't have the vision to run a country. They are not equipped to deal with normal human beings. They don't understand debate and consensus and stuff. And so as Churchill once said, war is too serious a business for generals. I really believe that they're not equipped to make these decisions. They should be given, projects. Okay, go capture that hill. But when you tell them to run the country, it doesn't work. जर्नैलों की ट्रेनिंग ही नहीं है कि वो मुल्क चला सकें। उनको सिर्फ ऑर्डर देना चाहिए कि जाओ उस पहाड़ पे और जाके कब्जा करके दिखाओ। ये इमरान खान आज से 10-15 साल पहले की बात कर रहे हैं। क्या इमरान खान नहीं जानते थे? इस पे मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि फिर ये सब जानने के बावजूद बाजवा पे क्यों एतबार किया था। वो बात की बात है। अब आप इमरान खान का खिताब सुने जो इमरान खान ने एक जलसे में तकरीर की थी। शॉर्ट सा क्लिप है। और हम वो पाकिस्तान चाहते हैं कि कोई इदारा कानून नहीं तोड़ सकेगा। सारे इदारे जो आइन के अंदर, जो दायरे के अंदर रह के काम करेंगे, सारे इदारे कानून की हुक्मरानी मानेंगे। ये जो गलत आदतें पड़ी हुई हैं इस मुल्क में, ताकतवर जो मर्जी चाहे कर दे, कत्ल करे, चोरी करे, रिश्वत ले, जो मर्जी करे, हमारा इंसाफ का निजाम नहीं उनको पकड़ सकता। सिर्फ गरीब लोग जेल में। यह है कहानी। हर इदारा अपनी हदूद में काम करेगा, हर इदारा कानून को तस्लीम करेगा और उसके नीचे आएगा। यह है इमरान खान। आपने सुन लिया, ये इमरान खान की सोच है। वो जर्नैलों को भी समझते हैं, वो इदारे को भी समझते हैं और मुल्क को कैसे आगे लेके जाना है वो ये भी समझते हैं। बंदूकों वालों से दू बदू लड़ाई नहीं कर सकते। आपको कानून की बालादस्ती कायम करके उनको कानून के ताबे करना पड़ेगा। यह है फॉर्मूला, इसको आप भी समझ जाएं। इमरान खान तो बहुत अरसे से समझा रहे हैं, कौम को पता नहीं कब समझ आएगी। अब आते हैं, मैं क्यों ये समझता हूं कि बाजवा से पहले एक और जर्नैल को कोर्ट मार्शल का सामना करना चाहिए, और वो है कियानी। NRO 1 कोई कहता है कि मुशर्रफ ने दिया था। मैं बार बार कहता हूं कि इसका असल आर्किटेक्ट अमेरिका के साथ मिलके, क्योंकि अगर मुशर्रफ से सामने सामने बहुत कुछ करवाया भी गया है तो अंदर खाने मुशर्रफ को निकालना और उसके बाद का सारा सिस्टम कियानी डायरेक्ट तय कर रहा था अमेरिका से। अमेरिका से डील हुई, NRO 1 हुआ, कियानी इसका मास्टरमाइंड था। उसके बाद आसिफ जरदारी को 5 साल के लिए मुल्क पे मुसल्लत किया, कियानी इसका मास्टरमाइंड था। पहले इन 5 सालों के कारनामे आपको बता दूं, फिर आगे आते हैं। इसी दौरान एबटाबाद ऑपरेशन हुआ, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जिल्लत का सामना करना पड़ा। आज भी पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत कहा जाता है। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान की नाक कटवा दी। रेमंड डेविस का वाकया इसी के दौर में हुआ और अपने शहरियों को भी ये बंदा बचा नहीं सका। सलाला चेक पोस्ट का वाकया हुआ। सलाला चेक पोस्ट, हमारे बहादुर अफसरों और जवानों को अमेरिकी हेलीकॉप्टर आके मार जाता है और हम कोई बिफिटिंग रिस्पॉन्स तक नहीं दे सकते। ब्लैक वाटर इसी के दौर में पाकिस्तान में आई और इतनी ज्यादा आ गई कि हर गली कूचे में बम धमाके हो रहे थे। क्या क्या बातें आपको बताऊं, ये मैंने सिर्फ मोटी मोटी बातें आपको बताई हैं। फिर उसके बाद जो लूट एंड प्लंडर हुआ आसिफ जरदारी के दौर में, वो आपके सामने है। किस तरह मईशत और सोशल फैब्रिक तबाह हुई, ये आपके सामने है। फिर उसके बाद इमरान खान मकबूल हो रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बयान दे दिया कि अगर अमेरिका ड्रोन हमला करेगा तो मैं ऑर्डर करूंगा कि ड्रोन गिरा दो। ये डर गया, इसने पंक्चर लगा के नवाज शरीफ को सादा अक्सरियत दिलवा दी, जो कि हालांकि इनका फैसला था कि अब हम किसी को नहीं दिलवाएंगे। जरदारी बैसाखियों पे खड़ा था, इन्हीं की बैसाखियां थी, लेकिन नवाज शरीफ को सादा अक्सरियत दिलवा दी गई क्योंकि इमरान खान का डर पड़ गया था। इमरान खान की 25-30 सीटें खा गए ये 2013 में। इमरान खान शायद वज़ीर-ए-आज़म बनने की पोजीशन में नहीं थे, तब इतने तगड़े उम्मीदवार भी नहीं थे और इतनी अच्छी कैंपेन भी शायद ना होती जैसे अब उनको साइंस समझ आ गई है इलेक्शन की। लेकिन कम अज कम उनकी अगर 30-35 सीटें थी तो 60, 65, 70 तक हो सकती थी, जो कि चोरी की गई। नवाज शरीफ को इक़्तिदार दिया। अगर आप ये सारा देख लें जो आज पाकिस्तान में इकोनॉमिक टर्मोइल है, तो 5 साल जरदारी के और उसके बाद नवाज शरीफ का आना और उसके बाद के 5 साल, इस सब का जिम्मेदार एक शख्स है और इस सारी माशी तबाही का जिम्मेदार वही एक शख्स है, NRO 1 का आर्किटेक्ट। NRO 1 और NRO 2 ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है। बाजवा से पहले जिसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए वो कियानी है। आप भी मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूं या नहीं। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।